वेल, इन 1922 शोधकर्ता हार्वर्ड कार्टर ने एक कमाल की खोज की और वो थी द टूम्ब ऑफ तूतनखामन, इजिप्ट का राजा। ये खोज कमाल की थी, ठीक है। और उस टूम्ब में उसने कई सारी चीजों का पता लगाया, जैसे कि तूतनखामुन की मम्मी एंड उसके साथ दफनाया गया हुआ उसका खजाना। बट इस घटना के लगभग 400 साल पहले 1519 में स्पेनिश गवर्नर हर्नान कार्टेस और उसके 600 लालची सैनिकों ने प्राचीन मेक्सिको के एज़टेक एम्पायर पर हमला कर दिया। वेल, हमले के सिर्फ 2 साल के अंदर मेक्सिको की राजधानी टेनोच्टिटलान राख हो चुकी थी। एज़टेक एम्पायर के राजा मोजेटुमा की मौत हो गई और उसके सारे खजाने और राज्य पर स्पेनिशों ने कब्जा कर लिया। एक मजे की बात, इस घटना के कुछ साल बाद ही स्पेनिशों के ही एक दूसरे ग्रुप ने इंका साम्राज्य पर हमला कर दिया। मकसद सेम था, लूट और तबाही। वेल, स्पेनिशों के इस ग्रुप की आगेवानी फ्रांसिस्को पिज़ारो कर रहा था। वेल, एक कहानी के मुताबिक इंका राजा अटाहुआल्पा को फ्रांसिस्को पिज़ारो द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद राजा ने उसे फिरौती के रूप में एक कमरा भर जाए उतना ज्यादा सोना देने का वादा किया। वेल, इंका के पास उतना सोना था तो इट्स लॉजिकल, ठीक है। बट फ्रांसिस्को पिज़ारो ने उसे फिर भी मार दिया। नाउ ये जो तीनों कहानियां अभी हमने सुनी, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। बट इन तीनों कहानियों में एक चीज कॉमन है और वो है खजाना, स्पेशली गोल्ड। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम सोने के लिए पागल हैं। ये जो तीनों कहानियां अभी हमने सुनी, इन कहानियों की ग्लोरिफिकेशन सोने की वजह से ही है। नाउ सिंपल क्वेश्चन, क्यों? व्हाई वी आर सो मैड फॉर गोल्ड? लाइक सोने की इस पागलपन की वजह से हमने ऐसी कई सारी कहानियां बनाई है जो कभी कभी सेंस बनाती भी है और कभी कभी नहीं भी। आई मीन, यू नीड अ साइंटिफिक रीजन, राइट? जैसे कि इंडिया में पारसमणि, जो कि किसी चीज को छू ले तो वो सोना बना देती है। सेम इफ यू गो ऑन अ वेस्टर्न साइड, वहां पे तुम्हें मिलेगा फिलोसोफर स्टोन। ये सेम बिल्कुल पारसमणि की जैसे ही है, बट इट्स अ वेस्ट वर्जन, आई मीन वेस्टर्न वर्जन ऑफ पारसमणि, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हम इस चीज का मजाक बनाते हैं। लाइक ऐसा थोड़ी होता है ना? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ पे ऐसी चीजों की जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, हमें उसके सबूत चाहिए। बट क्या तुमने कभी सोचा है, लाइक स्पिरिचुअली नहीं बट क्या साइंटिफिकली हम किसी चीज को सोने में बदल सकते हैं? आई मीन, क्या हम सोना बना सकते हैं किसी और चीज को कन्वर्ट करके? एंड द साइंटिफिक आंसर इज हाँ, हम बना सकते। सीरियसली हम सोना बना सकते। ओके, अब मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम सोना बना सकते हैं तो बनाते क्यों नहीं? वेल, लेट मी गिव यू द आंसर। ओके, तो हमें बनाना है सोना। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी ये चीज, द पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल का हर एक बॉक्स एक यूनिक एलिमेंट को दर्शाता है। नाउ कौन सा तत्व क्या है ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने प्रोटॉन है। लाइक अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 प्रोटॉन है तो तुम हो हाइड्रोजन, अगर 2 है तो तुम हो हीलियम, अगर 6 प्रोटॉन है तो तुम हो कार्बन, 20 तो तुम हो कैल्शियम, और अगर तुम्हारे पास है 79 तो तुम हो सोना। और यही तो हमें चाहिए, सोना, राइट? नाउ प्रोटॉन है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। आई मीन, दे रिपेल ईच अदर, जैसे कि मैग्नेट के दोनों सेम पोल। बट फिर भी वो परमाणु के केंद्र में चिपक कर रहते हैं। रीजन? देयर इज वन मोर, न्यूट्रॉन। देखो, न्यूट्रॉन का ना कोई पॉजिटिव या माइनस जैसा सीन नहीं है, ठीक है? दे आर न्यूट्रल, बट ये परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन को पकड़ कर रखते हैं। नाउ देखो, अगर हम किसी परमाणु के केंद्र में सिर्फ न्यूट्रॉन ऐड करें तो उस परमाणु का सिर्फ मास ही बढ़ेगा, सिर्फ मास। वो परमाणु किस टाइप का है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? बट अगर हम उस परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन ऐड करें तो उस परमाणु का टाइप भी चेंज होगा। ऑब्वियसली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए इफ यू वांट अ स्टेबिलिटी इन एटम देन। हालांकि अगर हमें किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करने तो हमें उसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा हीट एंड बहुत ज्यादा एनर्जी, जो कि आई डोंट थिंक सो कि वो पृथ्वी पर मुमकिन है, ठीक है? दैट्स व्हाई गोल्ड, जिसकी हम बात करने वाले हैं आगे, वो एलियन है। मेरा मतलब है कि वो पृथ्वी पर नहीं बना, वो बना है दूर, बहुत दूर स्पेस में। पर कैसे? टेक एग्जाम्पल ऑफ अंतरिक्ष का कोई भी बड़ा तारा। आई मीन, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा हो या कितना छोटा, कोई भी बड़ा तारा, ठीक है? और ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि तारों के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे हल्के एलिमेंट हेवी एलिमेंट में बदल जाते हैं, जो कि हम सबको पता है। जैसे कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, बूम,
एक एटम ऑफ हीलियम, 2 और हीलियम, बूम, कार्बन, प्लस 1 मोर हीलियम, बूम, ऑक्सीजन। सो इसी तरह हम स्लाइटली धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं एक तारे के अंदर, बट इसकी एक सीमा है, क्योंकि धीरे धीरे उस एलिमेंट को फ्यूज करना उस तारे के लिए मुश्किल होता जाएगा। छोटे और हल्के एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम को फ्यूज करना इजी होता है एक तारे के लिए, बट जैसे ही वो एलिमेंट बड़े और हेवी एलिमेंट में बदल जाते हैं, उनको फ्यूज करना उस तारे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। और ज्यादातर ब्रह्मांड के कई तारों में उतनी एनर्जी होती ही नहीं है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। लोहा एक सीमा है, आयरन, समझिए। आई मीन ब्रह्मांड का कोई भी तारा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आई मीन सूरज से भी कितना बड़ा क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा वो अपने कोर के अंदर आयरन ही फ्यूज कर पाएगा, वो लोहे से आगे बढ़ ही नहीं सकता। आई मीन टेक अ एग्जांपल ऑफ आवर सन। आई मीन अगर हम बात करें हमारे सूरज की, तो हमारा सूरज तो लोहा भी नहीं बना पाता। आई मीन अगर हमारे सूरज को, मान लो कि अगर हमारे सूरज को अपने कोर के अंदर लोहा बनाना है, तो उसे अपने इस कद से 8 से 10 गुना ज्यादा और बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम ये सोच पाएंगे कि अपना सूरज अपने कोर के अंदर लोहा फ्यूज करे, राइट। तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि ब्रह्मांड का कोई भी तारा लोहे से आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर सोने का क्या? आई मीन हमें तो सोना चाहिए ना। आई मीन एक तारा लोहे पे आके हक देता है, तो फिर सोना तो उससे कई ज्यादा हेवी एलिमेंट है, उसका क्या? आई मीन क्या कोई और रास्ता है जिससे हम किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन घुसा पाए, क्योंकि अब तारा तो कोई ऑप्शन नहीं है। वेल, एक और रास्ता है जिससे हम किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन को बढ़ा पाए। अगर हम किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन ऐड करें तो हाँ ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हे ब्रो, अभी तुमने ही तो कहा था कि प्रोटॉन ऐड करने से ही किसी एलिमेंट का टाइप बदलता है, न्यूट्रॉन से तो सिर्फ मास ही बढ़ता है। वेल, एक्चुअली में तुम सही हो। आई मीन प्रोटॉन ऐड करने से ही किसी परमाणु का टाइप बदलता है और न्यूट्रॉन से सिर्फ मास। बट देखो, न्यूट्रॉन ऐड करने से सिर्फ मास नहीं बढ़ता, बट एक और चीज होती है, परमाणु अनस्टेबल हो जाता है। ऑब्वियसली लॉजिकली, क्योंकि परमाणु और न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं है इन उसके केंद्र में। प्रोटॉन के मुकाबले न्यूट्रॉन का कोई प्लस और माइनस वाला सीन होता ही नहीं, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। दैट्स व्हाई किसी परमाणु के केंद्र में एक न्यूट्रॉन का घुसना इजी होता है इन कंपेयर टू प्रोटॉन। अंडरस्टैंड? अभी भी नहीं समझे तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सुनो। ओके, ये है कार्बन का नॉर्मल परमाणु। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, नॉर्मल, राइट। नाउ ये जो दूसरा परमाणु है ये भी कार्बन ही है, लाइक सेम कार्बन, राइट, बट ये नॉर्मल कार्बन से थोड़ा सा अलग है। ये है कार्बन आइसोटोप C40 और आई शुड से रेडियो कार्बन। हाँ, ये सही रहेगा, रेडियो कार्बन। देखो, इसके पास 6 प्रोटॉन तो है, ऑब्वियसली 6 प्रोटॉन तो होने ही चाहिए इफ यू वांट अ कार्बन देन, बट 6 न्यूट्रॉन की जगह 8 न्यूट्रॉन है, यानी कि 2 न्यूट्रॉन ज्यादा। दैट्स व्हाई C14 आइसोटोप इज अनस्टेबल। ऑब्वियसली क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन सेम अमाउंट में नहीं है। देखो, ये परमाणु अपने आप को स्टेबल तो करेगा ही, ठीक है। तो इस आइसोटोप के अंदर है ना एक प्रोसेस होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जिसे कहा जाता है बीटा डिके। देखो, होता यूं है कि ये जो 8 न्यूट्रॉन है उसमें से एक न्यूट्रॉन आगे के समय में प्रोटॉन में बदल जाएगा। आई मीन ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है जो कि हम बाद में बात करेंगे इसकी। अभी वीडियो पे फोकस करते हैं मेन टॉपिक पर। अब जब 8 में से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है तो वो ऐड हो जाता है बाकी के प्रोटॉन में, यानी कि टोटल 7 प्रोटॉन 6 में से। और जब 8 में से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया तो बाकी बचे 7 न्यूट्रॉन, यानी कि 7 न्यूट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन। तो ये जो पहले C40 यानी कि रेडियो कार्बन का परमाणु था वो बन जाता है नाइट्रोजन आगे के टाइम में, वो भी बिना किसी तारे के अंदर घुसे। ओके, लेट मी गिव यू द फन फैक्ट। देखो, पीरियोडिक टेबल के ज्यादातर एलिमेंट इसी प्रोसेस से बने हैं, आई मीन अल्फा डीके एंड बीटा डीके की वजह से। समझ गए? ठीक है। देखो, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन उठता है, लाइक अब हमें चाहिए न्यूट्रॉन, और वो भी बहुत सारे न्यूट्रॉन। आई मीन ये इजी नहीं है। आई मीन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ऐसे ही न्यूट्रॉन वेले बेरोजगार घूम रहे हो और एक परमाणु से कहे कि हे ब्रो ले ले मुझे अपने अंदर। सीरियसली हमें वो जगह तो पता होनी चाहिए, राइट। तो क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे तुम्हें फ्री के न्यूट्रॉन ऐसे ही आसपास घूमते हुए मिल जाए, और वो भी बहुत सारे? क्या ऐसी जगह है? वेल, ऐसी जगह है, जी हाँ, जैसे कि मरते हुए छोटे तारे, डाइंग व्हाइट ड्वार्फ,
देखो इन तारों के पास ना फ्री के न्यूट्रॉन भरे पड़े होते, लाइक बहुत सारे। हालांकि अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो वो है सुपरनोवा, एक बहुत ही बड़े तारे का मरता हुआ अंत धमाके के साथ। एंड तीसरी जगह न्यूट्रॉन स्टार एज यूजुअल। अगर हम बात करें ना छोटे मरते हुए तारे की, तो देखो इन लोगों के पास ना फ्री के न्यूट्रॉन होते हैं, तो परमाणु उसमें से न्यूट्रॉन लेकर अनस्टेबल हो जाएगा और फिर जब बीटा डीके प्रोसेस से गुजरेगा तो वो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देगा और एक स्लाइटली हेवी एलिमेंट में बदल जाएगा, जस्ट लाइक रेडियो कार्बन में से नाइट्रोजन। बट देखो यहाँ पे ना एक दिक्कत है, आई मीन ये प्रोसेस ना हजारों साल लग जाते हैं इसको। आई मीन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो चलती है। टेक्निकली ये प्रोसेस पीरियोडिक टेबल के बॉक्स बाय बॉक्स चलती है और ये टाइम कंज्यूमिंग है, खतरनाक वाला टाइम कंज्यूमिंग। बट हमारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें चाहिए एक फास्ट वे, यानी कि शॉर्टकट्स। वेल देन वेलकम सुपरनोवा। देखो कभी कभी ना एक बहुत ही बड़ा तारा एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ मरता है और उसे कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा का प्रेशर ना इतना ज्यादा हाई होता है कि वो परमाणु के बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉन और परमाणु के अंदर रह रहे प्रोटॉन को आपस में भिड़ा देता है। एंड जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बूम, देन वेलकम न्यूट्रॉन। बधाई हो, न्यूट्रॉन हुआ है। और ये कई सारे न्यूट्रॉन सुपरनोवा की खतरनाक प्रेशर की वजह से किसी परमाणु के अंदर 1 by 1 नहीं बल्कि एक साथ घुस जाते हैं, वो भी डीके प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। और जब बाद में डीके प्रोसेस होती है तो वो 1 by 1 नहीं बल्कि एक साथ प्रोटॉन में बदल जाते हैं। एंड दैट्स हाउ वी कैन जंप ऑन अ शॉर्टकट। दैट्स व्हाई किसी कार्बन को पहले नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जंप ले सकता है। और सेम दूसरे एलिमेंट भी जंप ले सकते हैं किसी और हेवी एलिमेंट में, जैसे कि सोना। समझ गए, सुपरनोवा सोना बना सकता है इस प्रोसेस से। अब देखो मेरी बात ना ध्यान से सुनो, ठीक है। जब एक सुपरनोवा फटता है ना तो वो कभी कभी अपने कोर के अंदर जन्म देता है एक न्यूट्रॉन स्टार, और न्यूट्रॉन स्टार कमाल के होते हैं। आई मीन कमाल के साथ साथ उसके पास फ्री के न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो तबाही होती है। लाइक ये फ्री के न्यूट्रॉन्स की बारिशें करते हैं, लहरों की लहरें पैदा करते हैं, और यही तो हमें चाहिए सोना बनाने के लिए और दूसरे हेवी एलिमेंट बनाने के लिए भी। देखो इस प्रोसेस से ना सिर्फ सोना नहीं बनता बट दूसरे हेवी एलिमेंट लाइक प्लेटिनम, रोडियम जैसी कई सारे हेवी एलिमेंट इस प्रोसेस से बनते हैं। टेक्निकली न्यूट्रॉन स्टार मर्जर बदनाम है ऐसे हेवी एलिमेंट बनाने के लिए। और कभी कभी तो दो न्यूट्रॉन स्टार पृथ्वी से 8 से 10 गुना ज्यादा सोना सिर्फ एक मर्ज में बना सकते हैं। सो नाउ अब हमें पता है कि सोना कैसे बनता है स्पेस में, राइट। बट एक और क्वेश्चन जो कि मैंने पहले ही पूछा था कि क्या हम पृथ्वी पर सोना बना सकते हैं? वेल द साइंटिफिक आंसर इज हाँ, हम बना सकते हैं। तो फिर बनाते क्यों नहीं? वेल सुनो, यूजिंग पार्टिकल एक्सेलरेटर हम स्पेस में सोना बनाने की टेक्निक की मिमिक कर सकते हैं इस मशीन से। टेक्निकली हम सोना बना सकते हैं इस मशीन का यूज करके, बट ये थोड़ा सा घाटे का सौदा है। देखो कैसे, ये मशीन ना एटम बाय एटम हमला करती है, लाइक स्लोली एंड लाइक 1 by 1। तो अगर हमने इस मशीन को टोटल इस यूनिवर्स की जितनी एज है उतने सालों तक चलाया तो ये मशीन उतने सालों में कितना सोना बना सकती है पता है तुम्हें? सिर्फ 2 ग्राम से भी कम। तो टेक्निकली पार्टिकल एक्सेलरेटर इस काम के लिए नहीं बने, समझ गए। बट हाँ हम कर सकते हैं, बट ये घाटे का सौदा होगा और ये पार्टिकल एक्सेलरेटर चलाना कीमती भी है, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी तुम्हें स्टेबल होना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा। फिर भी ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही है। तो टेक्निकली सोना बनाने से अच्छा है पृथ्वी पर कि तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए, लाइक स्पेस में कोई एस्ट्रॉइड में जाके ढूंढो या फिर समंदर में छुपा हुआ खजाना ढूंढो। ये थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद होगा इन माय ओपिनियन। एल्डोराडो कहाँ है, ढूंढो उसे। ओके, बोनस फैक्ट, GRB 2303037A एक गामा रे बर्स्ट था जिसका 7 मार्च 2023 को नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने पता लगाया। जानकारी के मुताबिक 2 न्यूट्रॉन स्टार 900 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर एक किलोनोवा बनाने के लिए एक दूसरे में समा गए। नाउ ये किलोनोवा क्या है? देखो गामा रे बर्स्ट ना कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एक सुपरनोवा एंड जब 2 न्यूट्रॉन स्टार टकराते हैं तब भी। बट जब एक सुपरनोवा की वजह से गामा रे बर्स्ट होता है ना, वो लंबे समय तक चलता है, लाइक मिनटों तक। ये नॉर्मल गामा रे बर्स्ट है। बट जब 2 न्यूट्रॉन स्टार टकराने से गामा रे बर्स्ट होता है ना,
तब वो बहुत ही छोटे टाइम तक चलता है, लाइक कुछ सेकंडों तक। तो उस गामा रे बर्स्ट के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्लो और धमाके होते हैं ना, उसे किलोनोवा कहा जाता है। तो इस घटना से ना साइंटिस्टों ने पृथ्वी पर सबसे रेयर एलिमेंट में से एक टेल्यूरियम का पता लगाया, जो कि माना जाता है कि इस घटना से, जब ये दो न्यूट्रॉन स्टार टकराए थे, उस घटना से पैदा हुए। और ये बहुत ही हेवी एलिमेंट है और रेयर भी पृथ्वी पर। टेल्यूरियम पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा रेयर है और ऐसे कई सारे हेवी एलिमेंट है जो पृथ्वी पर रेयर है। लाइक देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आम है, लेकिन बहुत ही सारे रूपों में तुम्हें मिल जाएंगे पृथ्वी पर। टेक्निकली ये रेयर नहीं है, बट जैसे ही बात आती है यूरेनियम, प्लेटिनम, रोडियम जैसे हेवी एलिमेंट्स की, तो ये रेयर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बात सिंपल है, क्योंकि ये है हेवी एलिमेंट। इनके परमाणु के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में होती है और कोई तारे या फिर उसके अंदर की न्यूक्लियर फ्यूजन में उतनी पावर नहीं होती कि ये इन्हें बना पाए। लाइक इन्हें बनाने के लिए ये छोटे टचपुंजिए नहीं, बड़े धमाके चाहिए। और एक मजे की बात बताओ तुम्हें, ये बड़े और खतरनाक धमाके स्पेस में रेयर नहीं, आई मीन ये होते रहते स्पेस में। दैट्स वाई जो पृथ्वी पर रेयर है उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेस में भी रेयर हो। लाइक जो टेल्यूरियम हमने अभी जिसकी बात की, वो पृथ्वी पर रेयर है, लाइक खतरनाक वाला रेयर है, बट ये स्पेस में कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन। सी, हम सबको पता है कि अर्थ पे जो हेवी एलिमेंट है वो स्पेस से ही आए हैं, बट अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में हेवी एलिमेंट्स इज लाइक एक तालाब में 2 बूंद इंक की डाल दो एंड देन उसे मिक्स करके उसमें से एक हथेली भरे उतना पानी लेके उसमें से इंक के पार्टिकल को खोजो। इट्स लाइक वेरी रेयर, राइट। जबकि स्पेस तो इंक बनाने की फैक्ट्री है। Weird, right? But you know what? No one can predict the future. Like seriously. Like क्या पता कि कोई एस्ट्रॉइड हेवी एंड कीमती एलिमेंट्स लेकर पृथ्वी पर आ जाए, तो फिर मजा ही आ जाए, राइट? और ये भी पॉसिबल है कि उस हेवी एलिमेंट वाले एस्ट्रॉइड का डायमीटर 15 किलोमीटर जितना हो, तो और भी ज्यादा मजा आ जाए। Well, okay. If you like this video and you have any kind of a doubt and तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट देना है तो कमेंट बॉक्स में। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो देन इट्स माय प्लेजर, और बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बाय।